स्टूडेंट्स, अब हम एवोगैड्रोस लॉ यानी गैसों के सारे नियम के बाद अब हम आ रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन पर और नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट आर, जो कि हमने गैस इक्वेशन में यूज की है। तो सबसे पहले हम जनरल गैस इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने 3 लॉस पढ़े जो आपको देखो वीडियो में स्लाइड में दिख रहे हैं। बायल्स लॉ क्या था? V is proportional to 1 upon P या PV is equals to constant। कंडीशन क्या है? स्थिर ताप पर। दूसरा लॉ हमने पढ़ा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में V is directly proportional to T और कंडीशन है कि स्थिर दाब पर। तीसरा हमने पढ़ा एवोगैड्रो का नियम, जिसमें V is directly proportional to N यानी नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ हमने कंडीशन रखी है स्थिर दाब और ताप पर। तो चूंकि लेफ्ट साइड में सारे V हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T अपॉन P, या हम कह सकते हैं कि V बराबर हो जाता है, एक कांस्टेंट लगाते हैं R एन T अपॉन P, या R इज इक्वल हो जाता है PV अपॉन एन टी। तो जो R है हमने किसके लिए लिया है? गैसेस के लिए, और हमने एक गैस समीकरण निकाली है, तो इसलिए हम इस R को क्या कहेंगे? गैस स्थिरांक। और चूंकि हम मोल्स के लिए ले रहे हैं, हमने गैस किस में ली है? मोल्स के लिए, तो हम इसे मोलर गैस कांस्टेंट या मोलर गैस स्थिरांक भी कह सकते हैं। आदर्श गैस समीकरण है जो हमारी इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, वो एक आदर्श गैस समीकरण है। और समीकरण में जो किसी गैस की निश्चित मात्रा में आयतन, ताप और दाब के बीच में एक संबंध बताती है। ठीक है, तो हमने P भी लिया है, V भी लिया है और T भी लिया है, तो हम इसको अवस्था गैस समीकरण भी कहते हैं। सपोज करते हैं कि गैस में 1 मोल है, N इज इक्वल टू 1 मोल, तो उस स्थिति में PV किसके बराबर हो जाएगा? PV इज इक्वल टू RT, यानी गैस का अगर 1 मोल है तो हमारा गैस समीकरण हो गया PV बराबर RT के। अब जो हमने गैस कांस्टेंट लिया है उसकी प्रकृति या उसका नेचर हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम गैस इक्वेशन लिखें, PV इज इक्वल टू nRT, या R किसके बराबर हुआ? PV अपॉन NT के। P क्या है? दाब है। V क्या है? आयतन यानी वॉल्यूम है। N क्या है? गैस के मोल यानी मोल, और T हमारा टेम्परेचर है। तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल्स एंड T टेम्परेचर। अब प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं कि हमने कितना फोर्स लगाया है कितने एरिया में, तो ये हमारा हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी बल अपॉन क्षेत्रफल। ये सिर्फ हमारा क्या है? दाब है, प्रेशर है, इनटू रिमेनिंग चीज सेम है, वॉल्यूम अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर, यानी आयतन अपॉन मोल इनटू ताप। अब बल अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इनटू चौड़ाई, तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर, है ना। और इनटू आयतन क्या है? लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू मोटाई, तीनों चीजें लेते हैं हम, तो ये हो गया L यानी लंबाई का क्यूब। तो नीचे हमारा लंबाई का स्क्वायर है और ऊपर लंबाई का क्यूब है, तो कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक L बचा, तो बल इनटू लंबाई अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। और बल कितनी दूरी तक हम लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, वर्क। तो वर्क किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो
कार्य हम बल इंटू लंबाई को रिप्लेस करते हैं वर्क से, W से। तो हमारा R हो गया कार्य डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर, यानी वर्क डिवाइडेड बाय मोल इंटू टेम्परेचर। तो R जो है उसका नेचर क्या आया, कार्य पर डिग्री पर मोल। पर डिग्री हमने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है। सपोज करते हैं कि हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, तो फिर हमें पर केल्विन पर मोल लेना होगा। और अगर हम आर जो है उसको एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी भी क्या है, पर डिग्री पर मोल है। तो हम आर को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी पर डिग्री पर मोल या एनर्जी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो आर का जो है वो दो पे नेचर कैसा आया, या तो वो वर्क की फॉर्म में होता है या वो एनर्जी की फॉर्म में होता है। और यूनिट्स होंगी, वर्क की है तो वर्क की यूनिट्स के साथ पर केल्विन पर मोल, या एनर्जी की होंगी तो एनर्जी के साथ पर केल्विन पर मोल। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, इसका कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखो आर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम गैसेस पढ़ेंगे और गैसेस के नेचर पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे और उस न्यूमेरिकल्स में आपको आर की वैल्यू पुट करनी होगी। पर आर की ये वैल्यू हम जो वर्क ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि बाकी तो केल्विन पर मोल आ रहा है, मेन चीज आ रही है या तो वर्क या एनर्जी। तो अब ऊर्जा को या एनर्जी को हम कई यूनिट्स में ले सकते हैं। तो जैसे हमने लिया सीजीएस में हम अर्ग लेते हैं, एमकेएस में हम कैलोरीज लेते हैं और स्टैंडर्ड में हम जूल। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी की फॉर्म्स हैं, तो आर के मान भी अलग अलग होंगे। यानी अर्ग रखेंगे तो आर की वैल्यू अलग होगी, कैलोरी रखेंगे तो आर की वैल्यू अलग होगी, जूल रखेंगे तो आर की वैल्यू अलग होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर वायुमंडल। लीटर हम किसके लिए ले रहे हैं, आयतन के लिए, और वायुमंडल हम ले रहे हैं प्रेशर के लिए। तो टेम्परेचर हमने रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में हो गया 273.15 केल्विन। वायुमंडल यानी एक वायुमंडल, ये दाब लिया है। एक मोल गैस का आयतन कितना होता है हमने पढ़ रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये 22.4 होता है। तो एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और कंडीशंस पर पीवी अपॉन एन टी। पी हमारा एक वायुमंडलीय है, वी हमारा 22.4 है, एन एक मोल है, और टी जो है वो 273.15 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.0821। शुरू करें, लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से हमारी यूनिट्स बनी। अगर हम आयतन को लीटर के स्थान पर घन सेंटीमीटर में लिखें, क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं, क्यूब सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो ये आ जाता है 82.1 सेंटीमीटर क्यूब वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, लीटर को हमने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 82.1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया है, सीधी सी बात है। तो ये 82.1 हो गया, और फिर सेंटीमीटर क्यूब आ गया लीटर की जगह। अब हम आते हैं सीजीएस पे, और सीजीएस में हम ऊर्जा को किससे निकालते हैं, अर्ग से निकालते हैं। तो अब उस अर्ग में हमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी होगी, एनर्जी। तो एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है एच डी जी। एच क्या है, हाइट, डी क्या है, डेंसिटी, और जी क्या है, गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब एच स्टैंडर्ड कंडीशन में जब एक वायुमंडल होता है
तो जो मरकरी की हाइट है वो होती है 76.0 सेंटीमीटर और उस वक्त जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 981 डाइन, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1.0133, यानी 1 वायुमंडलीय दाब की जगह 1.0133 इंटू 10⁻⁶ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया जब हम सीजीएस काम में लेते हैं। तो सीजीएस में काम में लेते वक्त हमारी जो एनर्जी है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रही है। बस हमने प्रेशर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1.0133 इंटू 10⁻⁶, जहां हमने और बाकी सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 22.4 की जगह मल्टीप्लाइड 1000 तो 22414, मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है 8.314 इंटू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि -2 + 3 है तो सेंटीमीटर हुआ। अब डाइन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, अर्ग लिख सकते हैं। तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल हुआ, या हम 8.314 10⁻⁷ अर्ग बराबर 1 जूल होता है, तो हम लिख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी 4.18 से डिवाइड कर दें तो जूल कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है और ये आ जाता है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यानी नियर अबाउट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इस तरह से हम सीजीएस में, आर्क्स में, जूल में और कैलोरी में आर की वैल्यू रख सकते हैं। अब आते हैं एसआई में, और एसआई वैल्यूज ज्यादा यूज की जाती हैं। तो एसआई में हम दाब को यानी प्रेशर को हम पास्कल में लेते हैं, आयतन को हम मीटर क्यूब में लेते हैं। जैसे वहां हमने सेंटीमीटर क्यूब लिया था, वायुमंडलीय दाब लिया था, यहाँ हम एसआई में पास्कल लेते हैं प्रेशर के लिए, और वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, टेम्परेचर को एज इट इज हम केल्विन में ही लेते हैं। तो P एक वायुमंडल बराबर पास्कल में क्या वैल्यू है 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻�3, वहां हम क्या ले रहे थे सेंटीमीटर, यहाँ सब मीटर हो जाएगा, इंटू 981 मीटर सेकेंड इनवर्स। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंपल फॉर्म में 101,325 पास्कल, ये पास्कल किसके बराबर है 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल हुआ, पॉइंट्स लगा दी तो 10⁻⁵ हो गया। या इसी पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट है, पास्कल या हम न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखें। अब R इज इक्वल टू PV/NT, P की वैल्यू पास्कल में रख दी या न्यूटन मीटर में रख दी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रखना है तो 22.414 इंटू 10⁻⁻³ लिखेंगे, 1 मोल है 273.15 है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाता है हमारा 8.314, सिंप्लीफाई किया, फिर हमारा पास्कल, मीटर क्यूब, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या पास्कल की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या 8.314 न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं जूल, तो जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, यानी एक ही चीज है उसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की फॉर्म में, पास्कल की फॉर्म में या जूल की फॉर्म में। तो ये सारी चीजें कैलोरी
जो एनर्जी है, क्योंकि हमारा आर एनर्जी से कोरिलेट है, तो उसलिए उसकी जो जो यूनिट्स होती हैं वो सारी यूनिट्स आर की भी दिखाई देती हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पे। तो इससे पहले काइनेटिक थ्योरी से पहले एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि जब हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो बाकी चीजें जिस फॉर्म में होंगी, वॉल्यूम जिस रेशो में होगा, टेम्परेचर जैसे होगा, हमें आर की वैल्यू भी उसी फॉर्म में रखनी होगी। ये आप ध्यान रखें। अगर जूल्स में है तो जूल में, कैलोरीज में है तो कैलोरी में। अब हम आ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो बायल्स, चार्ल्स या विसरन के ग्राहम्स लॉ दिए गए थे, ये थ्योरेटिकली तो ठीक थे पर इनके रिजल्ट्स प्रैक्टिकली सही नहीं थे। इनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, थ्योरेटिकल बेस नहीं था। तो इस थ्योरेटिकल बेस के लिए एक काइनेटिक थ्योरी या अणुगति सिद्धांत बनाया गया जो इन नियमों को बेस देता है। और ये सिद्धांत जो है कई लोगों ने बनाया था। क्लैसियस, वॉन डर वाल, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, इन सब ने मिलकर इस गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसको क्लियरिफाई करने में अपना योगदान दिया है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम किसी एक साइंटिस्ट के नाम से नहीं बोलते, क्योंकि इसमें सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है। अब मेन पॉस्टुलेट्स यानी अभिधारणाएं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देते वक्त कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स, कुछ अभिधारणाएं बना ली गई कि गैस में जो अणु है उनका एक कैसा व्यवहार होता है। तो सबसे पहला क्या था कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और उन छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एक प्रकार की जो गैस है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं और दूसरे से वो डिफर करते हैं। तो गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं और वो दूसरी गैस से डिफर करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, गैस के अणुओं का अपना कोई आयतन नहीं होता। गैस के अणुओं का अपना कोई आयतन नहीं होता, या गैस के अणुओं का जो वास्तविक आयतन है वो गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और जब आयतन ही नहीं है तो गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक आराम से इधर से उधर घूम रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि गैस के अणु को हमने सॉलिड माना है, ठोस। ठोस, फिर गोलाकार भी माना है, राउंड शेप में, और पूरी तरह से वो इलास्टिक हैं, प्रत्यास्थ हैं। ऐसा हमने क्यों माना है? जब हम इनको ठोस, गोलाकार और इलास्टिक या प्रत्यास्थ मान लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि इन अणुओं के बीच में कोई आकर्षण या कोई प्रतिकर्षण बल नहीं है और उसकी वजह से गैस के अणु जब गति करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती। तो कणों के बीच गति करते वक्त जो टक्कर हो रही है उन टक्कर से गतिज ऊर्जा में कोई क्षति नहीं होती। चौथा पॉइंट कि गैस के अणु हमेशा सीधी रेखा में गति करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब होगा ये आगे चल के, पर यहाँ हमने एज्यूम किया है, ये पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी के। तो गैस के अणु हमेशा सीधी दिशा में गति करते हैं, या तो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद दिशा बदलती है, या फिर पात्र जिस भी वेसल में हमने गैस को भर रखा है उसकी दीवार से टकराते हैं और उससे फिर उनकी दिशा बदलती है। और दिशा बदलने के बाद वेग में भी परिवर्तन हो जाता है और अणुओं का वेग समान नहीं होता, सब अपनी अपनी गति से
चल रहे हैं। अब गैस के दाब की बात करें तो गैस का दाब जो है, कितना गैस का दाब होगा, तो गैस का दाब जो है वो उसके अणुओं का बार बार वेसल की दीवारों से टकराने के फलस्वरूप वो उसका गैस का दाब है। तो अगर बहुत तेजी से टकरा रहे हैं तो गैस का दाब ज्यादा होगा, अगर धीरे धीरे टकरा रहे हैं तो गैस का दाब कम होगा। छठी चीज कि गैस के अणुओं के मध्य कोई गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं होता, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य है। और सातवां कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो गैस के टेम्परेचर के परमताप के समानुपाती होती है। ठीक है, तो जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी और किसी चीज पर निर्भर नहीं करती, यानी गैस कोई भी हो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। तो ये गैस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं, जो आगे हमें इन्हीं पॉस्टुलेट्स के आधार पर हम डेरिवेशन निकालेंगे। हम एक गैस इक्वेशन भी कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, और इसलिए पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हमको याद करके चलना है कि गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं है, गैस के अणुओं में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ताप पर निर्भर करती है, गैस के अणु ठोस हैं, गोलाकार हैं, प्रत्यास्थ हैं यानी इलास्टिक हैं, गैस के अणुओं का अपना आयतन भी नहीं है, गैस के अणु हमेशा सीधी गति में गति करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अब हम जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी या गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस